Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is पब्लिक मेंबर बिल एंड प्राइवेट मेंबर बिल। ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। देखो हमारे पार्लियामेंट में जो एमपी होते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसमें आपको पता है, देखो उसमें से कुछ एमपी जो हैं वो सरकार में मिनिस्टर बन जाते हैं और बाकी जो हैं वो नॉन मिनिस्टर रह जाते हैं ना। तो ये तो सबको ही पता है, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट का पार्ट हो जाते हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंट हो जाते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी या कांग्रेस, ऐसा नहीं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि कैसे जो सरकार बनती है उसमें कुछ मिनिस्टर होते हैं और भले ही वो बीजेपी के हों, लेकिन कुछ एमपी ऐसे होते हैं जिनको कोई पोर्टफोलियो नहीं मिलता तो वो नॉन मिनिस्टर रह जाते हैं, इवन इफ दे आर फ्रॉम बीजेपी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पार्टी का नहीं होता, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है गवर्नमेंट में होने का, मिनिस्टर होने का। तो पब्लिक मेंबर बिल या पब्लिक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट उसको बोलते हैं जो गवर्नमेंट का पार्ट हो या मिनिस्टर हो, और प्राइवेट मेंबर उसको बोलते हैं जो नॉन मिनिस्टर एमपी हो, ठीक है। तो ऐसा बिल, किसी लॉ के लिए पहले बिल लाना पड़ता है, ये सबको ही पता है, ठीक है। और जब वो इनेक्ट होता है तब लॉ बनता है, ठीक है, जब वो पास होता है। तो जो बिल है, अगर वो बिल जो लाया गया है पार्लियामेंट में वो किसी ऐसे एमपी के द्वारा लाया गया है जो गवर्नमेंट का पार्ट है, मतलब कि मिनिस्टर है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक मेंबर बिल। और दूसरे केस में अगर नॉन मिनिस्टर एमपी है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। और ख़ास बात दूसरी आपको पता होनी चाहिए कि पब्लिक मेंबर बिल मतलब कि जो सरकार का एमपी है, मिनिस्टीरियल एमपी है, उसको जब अपना बिल लाना होता है, पब्लिक मेंबर बिल, तो उसके लिए 7 दिन का एडवांस नोटिस देना होता है बिल प्रेजेंट करने से पहले। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल को, अगर प्राइवेट मेंबर को जो आपको बिल अगर लाना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो उसको 30 दिन एडवांस नोटिस देना पड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली। तो पब्लिक बिल इज इंट्रोड्यूस बाय एनी एमपी, बिल्कुल गलत। पब्लिक बिल रिक्वायर्स 1 मंथ्स नोटिस, बिल्कुल गलत, 7 दिन का नोटिस। पब्लिक बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर एंड बिल्कुल सही है ना, सी ऑप्शन सही है ना। पब्लिक बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, बिल्कुल गलत। तब तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिस्टर जो भी हैं गवर्नमेंट के, वो लोकसभा में कुछ प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। ये तो गलत ही हो गया है ना, कॉन्सेप्चुअली गलत है, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की नीड नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य L1 आपको पता है ना, काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं भी, और न्यूज़ में तो रहता ही है। आदित्य L1 क्या है? इज इसरो की एक सैटेलाइट है जिसका काम है 5 साल तक कंटिन्यूसली सन को ऑब्जर्व करना और उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। सन को स्टडी करने की अगर हम बात करें सन के बारे में। अच्छा, इस पे L1 क्यों लिखा है? L1 इज बेसिक फिजिक्स, L1 होता है लैग्रेंज पॉइंट। तो लैग्रेंज पॉइंट 1 पे इसको सेट किया गया है। देखो लैग्रेंज पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। जब भी हम दुनिया, मतलब अगर मैं बात करूं पूरे यूनिवर्स में, दो सेलेशियल बॉडी, सेलेशियल मतलब कि जो स्पेस में है, जैसे सन अर्थ, सन मून, मून अर्थ, है ना, कुछ भी, या कोई और भी प्लेनेट, तो उनके बीच में, देखो अब मान लो ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इन दोनों का जो ग्रेविटी का पुल है वो बैलेंस हो जाता है। कॉमन सेंस, कॉमन फिजिक्स। तो जहां पे ये बैलेंस होता है उसको बोलते हैं हम लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। अच्छा, कितनी जगह पे बैलेंस हो सकता है ये आपने फिजिक्स में सॉल्व किया होगा, इस तरफ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ऐसे करते करते 5 पॉइंट्स आते हैं। तो याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं किन्हीं भी दो सेलेशियल बॉडी के बीच में हमेशा 5 लेग्रेंज पॉइंट होते हैं। कितने? 5। 5 में से जो पहले 3 होते हैं, L1 L2 L3, उनको बोलते हैं अनस्टेबल लेग्रेंज पॉइंट, और L4 L5 को बोलते हैं स्टेबल लेग्रेंज पॉइंट, है ना। अनस्टेबल लेग्रेंज पॉइंट मतलब कि वहां पे जिस बॉडी को रखेंगे वो ड्रिफ्ट कर सकती है, तो उसको हमें कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है? रीपोजिशन करना पड़ता है। L4 L5 पे कंप्लीटली स्टेबल है, तो उसको हमें दोबारा दोबारा सेट करने की नीड नहीं होती उस सेटेलाइट को। ये समझ आता है। तो आदित्य क्या है? आदित्य आपका सन को स्टडी करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए सैटेलाइट है इसरो का। पीएसएलवी से लॉन्च किया गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पीएसएलवी वगैरह ये सब आपको पता ही होगा। L1 मतलब कि ये सन और अर्थ के बीच में जो L1 लैग्रेंज पॉइंट है, मैंने बताया ना 5 होते हैं, तो 5 में से जो पहला लैग्रेंज पॉइंट है अनस्टेबल, उस पे ये मतलब आपका, इस पे इसकी पोजीशन फिक्स है। क्या ये समझ आता है? ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू कंटिन्यूसली ऑब्जर्व द सन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, क्या ये समझ आता है? नेक्स्ट, अ लैग्रैंज पॉइंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ पॉइंट। तो मैंने अभी बताया ऐसा पॉइंट जो किन्हीं दो
यूनिवर्सल बॉडीज़ के बीच में ऐसा पॉइंट जहाँ पे ग्रेविटी आपका बैलेंस हो जाती है दोनों की। तो सन और अर्थ के बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो सन का भी बराबर पुल लग रहा है और अर्थ का भी, और आपको ये बेसिक फिजिक्स से पता होगा कि वो पॉइंट अर्थ के नज़दीक होना चाहिए तभी बैलेंस हो सकता है जनरली, है ना। क्या ये समझ आता है? ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ टू बॉडीज बैलेंस द ऑर्बिटल मोशन। हाउ मैनी लैग्रेंज पॉइंट्स एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू सेलेस्टियल बॉडीज? 5। अब ये बताया 5 होते हैं, L1 to L5। विच ऑफ द फॉलोइंग लैग्रेंज पॉइंट्स आर स्टेबल? स्टेबल होते हैं L4 L5, है ना। अब ये बताया, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, साइंस एंड टेक और स्पेस टेक, है ना। नेक्स्ट इज ECI, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी बताया मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी, काफ़ी बार बता चुका हूँ। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जो किसी लॉ से बनती हैं, किसी एक्ट से बनती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जिनके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए अलग से लॉ बनाने की नीड नहीं है, आर्टिकल पहले से ही है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या ये समझ आता है? ये आपको पता होना चाहिए। और अमेंडमेंट करके भी हो सकता है अगर आर्टिकल इंसर्ट किया जाए, जैसे कि आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A GST काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन ओरिजिनली नहीं था इसमें, इसको फिर किससे 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ECI है क्या? ECI इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबल है टू लाइक आपका एडमिनिस्टर द यूनियन एंड स्टेट इलेक्शंस, जो भी होते हैं लेजिस्लेचर्स के, उनको एक तरह से ये सारा ऑर्गेनाइज करता है ना। और जो इसमें मेन आपको पता होना चाहिए दैट इज़, क्या ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, जो रूरल या अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके इलेक्शन को भी देखता है ये? बिल्कुल नहीं। ECI का काम नहीं होता वो काम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। क्या ये समझ आता है? तो ECI सिर्फ आपका यूनियन और आपका स्टेट में जो लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं, जैसे MLA वगैरह ये सब और MP वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उनको देखता है, अदरवाइज आपका जो स्टेट के रूरल और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं उनको नहीं देखता। ये सब आपको पता होना चाहिए। वो काम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। क्या ये समझ आता है? तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेड इलेक्शन टू यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। और अगर मैं आपके साथ ECI की कॉम्पोजिशन की बात करूं तो ECI में टोटल 3 होते हैं। 3 में से एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और होते हैं ना। पावर के मामले में तीनों ही बराबर होते हैं, बस थोड़ा रिमूवल जब होता है तो यहाँ पे ना अथॉरिटी CEC की बढ़ जाती है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ तो क्या ये फिक्स्ड है कि 3 ही होने चाहिए? तो ये याद रखना है प्री के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इतनी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए। नहीं, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि एक ECI में एक CEC होना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्लस ECs होने चाहिए। कितने होने चाहिए ये कोई फिक्स नहीं है। ये कौन फिक्स करता है? ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम कैन फिक्स द नंबर ऑफ ECs। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन? बिल्कुल नहीं। ये आप मतलब प्रेसिडेंट विद टाइम टू टाइम आपका कर सकते हैं इसको चेंज, है ना। ये आपको समझ आता है, ठीक है। और अपॉइंट कौन करता है इनको? CEC और ECs को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ही, है ना। जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट जज एंड ऑल, सारी चीज़ें यहाँ पे भी सेम ही होती है। CEC को रिमूव कैसे किया? अच्छा, CEC का टेन्योर क्या होता है? टेन्योर होता है 6 ईयर्स या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो पहले आ जाए, है ना, जो पहले ख़त्म हो जाए वो, है ना। और मतलब दोनों सारों की बात सेम ही है, CEC EC सब की, बस रिमूवल थोड़ा अलग होता है। रिमूवल में क्या होता है? रिमूवल जो CEC का होता है, CEC का रिमूवल होता है सिंपली, जैसे आप अगर यहाँ पे रिमूवल जो होता है वो आपका सेम जैसे आप किसको रिमूव करते हैं? सुप्रीम कोर्ट जज को। कैसे रिमूव करते हैं? आपने पढ़ा हुआ है। आप पहले एक नोटिस डालते हैं जिसमें 100 लोकसभा मेंबर्स के साइन होने चाहिए, अगर लोकसभा में आप स्पीकर को दे रहे हैं, और 50 राज्यसभा में अगर आप चेयरपर्सन को दे रहे हैं राज्यसभा में, है ना, वो नोटिस। उसके बाद फिर कमेटी बनती है, कमेटी भी आपको पता ही होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है? और कमेटी के मेंबर आपको पता होने चाहिए, 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होते हैं, ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप वो फिर अगर वो कमेटी की जो रिपोर्ट होती है वो असेस होती है पार्लियामेंट में, उस पर वोटिंग होती है। उस हिसाब से फिर जो आपका स्पेशल मेजॉरिटी होती है, टोटल मोर देन हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके हिसाब से फिर वो रिमूवल प्रोसीजर होता है। ये सब आपको पता होगा, ठीक है। और रिमूवल फिर ऑर्डर कौन साइन करते हैं? प्रेसिडेंट ही साइन करते हैं। तो सेम प्रोसेस इनका भी है, मतलब कहीं ना कहीं दोनों की एक तरह से सेम इक्विवेलेंट पोजीशन है, सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। लेकिन रिमूवल ऑफ जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर हैं चीफ के अलावा, उनका रिमूवल आप CEC के रिकमेंडेशन पे भी कर सकते हैं। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगता है कि बाकियों को हटाना चाहिए तो वो हटवा सकते हैं, बस इतना सा फ़र्क है। क्या ये समझ आता है कि
ईसीज को हटाने के लिए आपको इतना प्रोसेस फॉलो करने की नीड नहीं है, आप सीईसी सीधे डायरेक्ट हटवा सकते हैं ना अपनी रिकमेंडेशन पे। तो आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इज फिक्स्ड। बिल्कुल गलत। एक सीईसी होना चाहिए, वो फिक्स है, लेकिन बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स कितने होने चाहिए वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिस। अभी के लिए 2 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द, अच्छा एक रिमूव हो गया तो वैसे ही आ गया, इसको बोलते हैं आपका एलिमिनेशन मेथड, बट प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द सीईसी एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। बिल्कुल सही। टेन्योर इज 6 years, और बिल्कुल सही, विच एवर इज अर्लियर, है ना। द सीईसी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस थ्रू अ प्रोसेस सिमिलर टू रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, है ना। एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीईसी। सारा आपको मैंने बताया है। नेक्स्ट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कितनी बार बता चुका हूं मैं, काफ़ी बार। सबसे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, मतलब लॉ से बनाई गई है। इसका काम क्या है? इसका काम होता है मार्केट में फेयर कंपटीशन मेंटेन करवाने के लिए जो भी एक्शन लेना। फेयर कंपटीशन मतलब कि मोनोपोली ना हो किसी एक कंपनी की, सबको फेयर ट्रेड के चांसेस मिले, सारी कंपनी बराबर ग्राउंड प्ले करें, सारा ये समझ आता है आपको, कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना हो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन और मोनोपोली को लेके। और आपको पता भी होना चाहिए कि जो पहले एक एक्ट होता था MRTP 1969, ठीक है। MRTP क्या था? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि मोनोपोली और ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं बाकियों के, मतलब ट्रेड स्कोप को बाकी कंपनीज के, कोई एक कंपनी के द्वारा, उन सबको रेगुलेट करते थे पहले। इसमें उसको रिपील किया गया, उसको हटाया गया, वापस लिया गया, और उसके बदले में लाया गया कंपटीशन एक्ट 2002। उसके बाद 2009 में CCI इसी एक्ट के अंदर बनी, ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, है ना। ये कंपटीशन एक्ट जो है 2002 को जो लाया गया था उसी को इन्फोर्स करवाती है। एंड MRTP एक्ट जो था पहले, उसको रिप्लेस किया गया इसी एक्ट के द्वारा, है ना। नेक्स्ट इज सोमनाथ टेम्पल। अब ये तो सबको ही पता होगा सोमनाथ टेम्पल, इसमें कोई उतनी बताने की नीड नहीं है। कहाँ पे है ये? सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात, है ना। सौराष्ट्र तो आपको पता ही होगा। सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात क्यों फेमस है? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द 12 फेमस सेक्रेड ज्योतिर्लिंगाज ऑफ लॉर्ड शिवा, है ना। एज पर हिंदू ट्रेडिशन जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं उसमें से एक सोमनाथ है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी खास बात क्या है कि इसको ना अप्रॉक्सीमेटली 6 बार डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, जिसमें सबसे फेमस अगर आपको मैं बताऊं, ये 2026 चला है, तो 1026 में एग्जैक्ट 1000 साल पहले महमूद ऑफ गजनी जो है, जिसने सोमनाथ टेम्पल को मतलब अटैक करके, प्लंडर करके डिस्ट्रॉय किया था, है ना। तो 1000 साल उस चीज़ के भी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शायद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोमनाथ टेम्पल पे कब अटैक किया गया था, या किसने अटैक किया गया, किसके द्वारा अटैक किया गया था। तो जो गजनी से गजनवी डायनेस्टी से जो महमूद है ना, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो महमूद गजनी। और अगर मैं बात करूं तो ये किस स्टाइल में बना है आर्किटेक्चर, तो ये आपने अगर सुना होगा तो एक ना, अगर मैं बात करूं तो सोलंकी स्टाइल आर्किटेक्चर बड़ा फेमस हुआ था 11वीं से 13वीं शताब्दी में, राजस्थान एंड गुजरात रीजन में, है ना। और ये किस मतलब किंग्स के अंडर पैट्रोनाइज हुआ था? तो सोलंकी डायनेस्टी किस में आती है? चालुक्य, जिन्होंने रूल करा था इस जो आपका मैं बात करूं मिडीवल पीरियड में, ये जो सारा 10 से 13 है ना, 10वीं से 13वीं शताब्दी में। तो बस ये आपको पता होना चाहिए। सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच रीजन एंड इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट लाइज इन द सौराष्ट्र एज एंड इज ऑल्सो वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगाज ऑफ द लॉर्ड शिवा, है ना। द सोमनाथ टेम्पल वॉज अटैक्ड बाई द महमूद ऑफ गजनी इन 1026 सी। इंपॉर्टेंट हो जाता है बिल्कुल 1000 साल, क्योंकि पहले की बात है, तो शायद पूछा जाए, मतलब बहुत गारंटी रहती है प्रीलिम्स में पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ सोमनाथ टेम्पल इज चालुक्य और सोलंकी स्टाइल। खास बात क्या है यहाँ पे ना, इंटरकनेक्टिविटी होती है, जो डोम या पिलर्स, या जो मैं आपका बात करूँ गर्भगृह वगैरह, ये सारी चीज़ें है ना। तो एक यूनिक सा आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ये आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा। इसमें मुझे इतना मतलब यहाँ पे बताने की नीड नहीं है कि कितने टाइप के आर्किटेक्चरल स्टाइल होते हैं। जैसे आपने फिर नगरा स्टाइल पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इस वीडियो को मतलब एंड करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, कमेंट ऑन इट, share it and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis, and I will see you all in the next video. Thank you once again.